इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की फ़िल्म और उसमें कोई विलन होना तो मुझे लगता है वो कैंसर होगा। जितने केसेस और जितनी तरह के ये सामने आने लगे हैं, अब ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे तफ़सीलात क्या हैं। डॉक्टर साहिबा जो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, माहिर हैं कैंसर्स की, तो ये बात भी होगी कि कैसा लाइफ़स्टाइल हो तो ज़्यादातर कैंसर से बचा जा सके। लेकिन ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबा जो हैं वो बात करेंगी ब्रेस्ट कैंसर्स के हवाले से। आज मेरे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर तहमीना आसिफ़ साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का यहाँ पर और चांस देने का इस बारे में बोलने के लिए। अरे जनाब, थैंक यू आपका कि आप आईं, क्योंकि जब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब आप आकर जिस तरह ऑफेयर बात हो रही थी कि क्या-क्या आप बात करेंगी, मुझे डॉक्टर साहब के अंदाज़ से अंदाज़ा हो गया है कि आप बगैर सवालों के ही सारे जवाब देकर जाएँगी आज इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अपने बारे में कुछ बताइएगा, कुछ आपका तारुफ़, फिर आगे अ, बात करते हैं। तो मैंने मेडिकल स्कूल मेरा जो है वो कराची से है, डाउ मेडिकल कॉलेज। माशाल्लाह। उसके बाद हम जब कनाडा मूव हुए तो मेरी बाकी की जो ट्रेनिंग है वो यहीं पर हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ एडमिंटन में, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा। हुँ, और उसके बाद मैंने जो अपनी कैंसर की ट्रेनिंग ऑन्कोलॉजी की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से की। सही। उसके बाद मैं एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ यहाँ पर, बीसी कैंसर में आजकल, लेकिन जो मेरा सेंटर है वो एबर्ट्सफोर्ड में है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये लफ्ज़ सुनकर ही जो है ना घबरा जाते हैं लोग, और अगर किसी को हो जाए तो वो अल्लाह ही जानता है फिर उस पे क्या बीतती होगी। तो ये होता क्या है कैंसर इन जनरल? फिर थोड़ी-सी और बात करते हैं। इस हवाले से आगे बढ़ते हैं फिर। जी, बिल्कुल, मैं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड कि अभी भी जो कैंसर का लफ्ज़ है अगर वो किसी की भी फैमिली में हो तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे इट्स द एंड ऑफ द रोड। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे कैंसर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, मल्टीपल फैक्टर्स के अलावा वो स्टेज ऑफ डायग्नोसिस होती है, जिसके हुँ, बारे में अभी हम थोड़ी और बात करेंगे। लेकिन आई टोटली गेट इट कि हाँ, अभी भी कैंसर का नाम किसी भी फैमिली में हो जाए तो वो बहुत ही डेवास्टेटिंग डायग्नोसिस होता है। तो कैंसर के बारे में मेरे ख़्याल में आजकल के ज़माने में तो सभी को पता है कि कैंसर क्या होता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में बताऊँगी कि बेसिकली ये सेल्स की एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है, जो कि किसी भी ऑर्गन में स्टार्ट हो सकती है। सही। और वो इतनी एब्नॉर्मल और आउट ऑफ कंट्रोल ग्रोथ होती है कि वो टेक ओवर कर लेती है आपके बॉडी के सिस्टम को भी एट सम पॉइंट। दूसरे कैंसर की एक खुसूसियत होती है कि वो अपनी जहाँ से शुरू होता है उसके अलावा वो दूसरी जगहों पे या बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी जा सकता है, हुँ, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। और वो चीज़ जो है वो काइंड ऑफ स्टेज 4 हो जाती है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि अगर हम अर्ली स्टेज पे पेशेंट को देख लें तो हम उसको प्रिवेंट कर सकें। सही, सही। डॉक्टर साहब हर शो में ये ज़रूर मैं याद दिलाता हूँ जो एक पैगाम है कि भई एहतियात इलाज से बेहतर है ना? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर भी अगर किसी को कुछ हो ही गया तो लाज़मी डॉक्टर के पास जाना है? डॉक्टर बिल्कुल, साहब देखें, एग्ज़ामिनेशन हिस्ट्री लें, टेस्ट्स करें, सही डायग्नोसिस हो, सही इलाज हो, लेकिन ऐसे शोज़ बड़े ज़रूरी हैं बिल्कुल, कि इन्फॉर्मेशन मिल सके। अवेयरनेस के। तो ये प्रिवेंशन का तकाज़ा है फिर ये तो कि आपने कहा स्टेज 4 तो लेट हो गया, तो जितना जल्दी इसका मतलब पता चलेगा। जी, उतना आपका प्रोग्नोसिस बेहतर होता है, उतने ट्रीटमेंट बेहतर हो सकता है और बहुत से केसेज़ अर्ली स्टेजेस के कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं कैंसर के। सही। जी, यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रेस होता है वो अवेयरनेस पे है। हुँ। और जिन-जिन कैंसर के भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर एज, उनमें ज़रूर जाना चाहिए और अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराने चाहिए। बात हमारा हेल्थ शो में आज हो रही है कैंसर्स के हवाले से, उनसे बचा कैसे जाए और अगर किसी को हो ही गया है तो फिर क्या और कैसे किया जाए। ख़ास तौर पर जो डॉक्टर साहिबा आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर तहमीना आसिफ साहिबा, आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एबट्सफोर्ड में होती हैं, वैसे तो बीसी कैंसर्स के साथ काम करती हैं और जनरली भी बता रही हैं हमें कि क्या लाइफस्टाइल हो ताकि बहुत सारे कैंसर से बचा जा सके, और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर साहब कैसी लाइफ गुजारें और कैसी न गुजारें कि बहुत सारे कैंसर से बचा जा सके? अ, शॉर्ट में ये कहूँगी, अच्छी लाइफ गुज़ारें। सही, ठीक है? मेंटली भी और फिज़िकली भी। सही। तो ये तो एक गोल्डन रूल है मेरे ख़्याल में हर चीज़ के से बीमारियों से बचने का। हुँ, लेकिन ज़्यादा पर्टिकुलरली हाँ, डेफ़िनेटली एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिसमें मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फिज़िकल हेल्थ, डाइट का सही, ख़्याल रखें। कोशिश करें जितने ज़्यादा आप हेल्दी, नेचुरल फूड खाते हैं, वो उसकी प्रेफ़रेंस होनी चाहिए। घर का बना हुआ खाना ज़रूर कोशिश करें खाएँ, बाहर का कम से कम खाएँ। हुँ, वेट हेल्दी मेंटेन करने की कोशिश करें और उसके लिए एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं, जो भी आप मतलब जिम पसंद करते हैं, वॉकिंग पसंद करते हैं, व्हाटएवर यू प्रेफर वो करनी चाहिए। सही। उसके अलावा
स्मोकिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब नोन रिस्क फैक्टर है बहुत टाइप के कैंसर्स के लिए, ख़ास तौर पे हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं, लंग का कैंसर है या हमारे फूड पाइप के कैंसर हैं, इनके साथ की बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। तो हुँ, स्मोकिंग हमको पता ही है कि वो जितनी भी अवॉइड कर सकें वो बेहतर है। सेम अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको इनटेक बहुत लिमिटेड होना चाहिए। सही। ये तो मेन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर जो है उसका बहुत रोल होता है। स्पेसिफिक टाइप के स्किन कैंसर्स जैसे मेलानोमा है उसके लिए तो उसका सनस्क्रीन्स वगैरह लगाएं अगर वेदर बहुत गर्म है और आप बाहर जाते हैं, तो ये प्रिवेंशन के लिए अच्छा है। और इस मतलब सारी जो भी एक जनरल मैं तो कहूँगी जो रिकमेंडेड चीज़ें हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हुँ। वो ही सब आप करें तो उसी से आपकी कैंसर प्रिवेंशन भी होगी इन जनरल। और ये बड़ा अच्छा है कि ग्लोबल हेल्दी हैबिट्स हैं, अगर वो कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, बिल्कुल, इंक्लूडिंग कैंसर से भी बिल्कुल, बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक बात पूछना चाहूँगा, हुँ। ये आजकल कहीं किसी की खबर पता चलती है, कभी किसी की खबर पता चलती है, यहाँ का वहाँ का कैंसर्स, ये कैंसर्स बढ़ गए हैं या केसेस सामने आना जो है वो बढ़ गया है, डायग्नोसिस बढ़ गई हैं या सब कुछ ही बढ़ गया है? दोनों कैंसर्स का इंसिडेंस भी इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली, प्रेवलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। प्रेवलेंस का मतलब है जो लोग कैंसर के साथ अलाइव हैं, उसका हुँ, रीज़न ये है कि ज़ाहिर है ट्रीटमेंट्स इंप्रूव हो रही हैं, दे लिव लॉन्गर विच इज़ अ गुड थिंग, तो सही। वो बढ़ा है। तीसरा ज़ाहिर है कि हमारे स्क्रीनिंग जो टेस्ट हैं और डायग्नोस्टिक जो फैसिलिटीज़ वो और बेहतर हो गई हैं, तो इसकी वजह से हम और अर्ली कैंसर्स डायग्नोज कर लेते हैं। सही। तो इन सब की कॉम्बिनेशन की वजह से हम आजकल पहले से बहुत ज़्यादा कैंसर के बारे में सुनते हैं। ऑलमोस्ट हर फैमिली में अब तो हम सुनते हैं कि जी इसको कैंसर हो गया या उसको कैंसर हो गया। सही, और जैसा आपने कहा फिर ये भी अब ज़्यादा सुनते हैं कि वो ठीक भी हो गया बिल्कुल, या कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई या लाइफ एक्सपेक्टेंसी उनकी बढ़ बिल्कुल। गई। तो इसके मैं स्पेसिफ़िकली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कहूँगी प्लीज़। कि उसका जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो बहुत ही वेल नोन है, हर कंट्री का है, फ्री होता है। उसकी गाइडलाइंस हैं स्पेसिफ़िकली एज रिलेटेड कि कब आपको स्क्रीनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और स्क्रीनिंग जो होती है एक चीज़ ध्यान में रखें, ये हमेशा एसिम्प्टोमेटिक लोगों के लिए होती है। जिनको हुँ, सिम्पटम्स हैं वो तो जाएँगे ही डॉक्टर के पास, लेकिन सही। जिनको कोई भी सिम्पटम्स नहीं हैं, हाँ, उनको अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए। क्योंकि अब हम ज़्यादातर बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं जो कि सिर्फ स्क्रीन डिटेक्टेड होते हैं। सही। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादातर अर्ली स्टेज होते हैं और वो पूरी तरह क्योर हो जाते हैं। हुँ, हुँ। हाउएवर अगर जो लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी वजह से स्क्रीनिंग नहीं कराते और बाद में उनको कैंसर डायग्नोस होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडवांस स्टेज कैंसर होता है। ओके। तो इस वजह से हम बहुत इंसिस्ट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि स्क्रीनिंग जो अवेलेबल है अपनी एज अप्रोप्रिएट, अपनी फैमिली हिस्ट्री अप्रोप्रिएट, अपने फैमिली डॉक्टर के साथ बात करके स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं। सही। और ये इंटरनेशनल में हर जगह की गाइडलाइंस हैं। यानी जो हम सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, उसमें जो कैंसर्स के हवाले से स्क्रीनिंग पे सबसे ज़्यादा ज़ोर होगा। बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली सब कैंसर्स की स्क्रीनिंग नहीं अवेलेबल होती, लेकिन हुँ, जिनकी अवेलेबल है वो ज़रूर करानी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स की आप बात कर रही हैं, तो इसमें कोई रिस्क फैक्टर्स भी हैं कि किनको हो सकता है या जी। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का है, अगर आप फीमेल हैं तो आपका सही, रिस्क हाई है, दिस इज द सही। मोस्ट कॉमन। सेकंड, एज, एज वी ग्रो हुँ, आपका रिस्क बढ़ता रहता है। ये हुँ, दो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो आपकी फैमिलीज में रन करते हैं, लेकिन सही। उनका प्रोपोर्शन इतना हाई नहीं होता, लेकिन हाँ हेरिडिटरी फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। उसके अलावा थोड़ा सा ये एसोसिएटेड है विद द लेवल ऑफ एस्ट्रोजेंस जो आपकी बॉडी एक्सपोज होती है। तो अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिए में कुछ ड्यूरेशन के लिए या बाद में जो मेनोपॉज के बाद लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट लेते हैं, उनका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इससे मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, हुँ, लेकिन जब आप लें तो अपने फॉलो अप फैमिली फिजिशियन के साथ किया करें और रिस्क बेनिफिट रेशियोज असेस किया करें। तो उसके हुँ, बाद लें ताकि आपका प्रॉपरली उसके दौरान चेकअप होता रहे। सही। तो ये कॉमनली एसोसिएटेड हैं चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर के साथ। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर तहमीन आसिफ साहिबा। आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और बीसी कैंसर्स के साथ काम करती हैं, एबर्ट्सवर्ड में होती हैं। बहुत शुक्रिया के साथ कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सोशल मीडिया पे लोग हमारे साथ हैं, तो कुछ कुछ जिक्र उनका भी, यूनुस जमाल साहब हैं, आप भी डॉक्टर हैं, शेख सईद साहब हैं, इमरान भिमला साहब हैं, डॉक्टर नवीन तालिब साहिबा हैं, कुछ और नाम भी, वो भी वक्तन फ़वक्तन हम शामिल करते रहेंगे, क्योंकि जो फीडबैक है कि यार बड़ा अच्छा सिलसिला है, इसको जारी रखिएगा। तो बहुत शुक्रिया कि इसमें ताज़ा इज़ाफ़ा आप हैं।
बहुत शुक्रिया। नहीं, मुझे भी मेरे ख़्याल में ये अवेयरनेस के जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, एक्चुअली वी शुड ऑल बी वेरी थैंकफुल टू यू। अरे जनाब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले ज़िक्र हुआ था स्क्रीनिंग का, जी। ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आप बात कर रही थी, तो इसमें प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर पूरा क्या है, कैसे कोई करे स्क्रीनिंग? तो इसका प्रोसेस यहाँ जो कनाडा में है, जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि 40 इयर्स के बाद हुँ, आप अपने स्क्रीनिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और यहाँ की जो गाइडलाइंस है वो है 40 इयर्स से लेके अंटिल द एज ऑफ 74 आप स्क्रीनिंग मैमोग्राम होते हैं एवरी 2 इयर्स। ओके, आपके फैमिली फिजिशियंस उसको ऑर्डर कर सकते हैं। सही, दिस इज़ फॉर एवरेज रिस्क पॉपुलेशन। जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या हाई रिस्क हैं, उनके लिए और मज़ीद जल्दी शुरू हो जाती है स्क्रीनिंग। तो ये उहुँ, एवरेज रिस्क पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है और वो स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं। सिलसिला ये है कि यूजुअली हमारे यहाँ पर हर सरी में भी है, एबट्सफोर्ड में भी है, चिलीवैक में भी है, ब्रेस्ट हेल्थ सेंटर्स होते हैं। सही, तो उनको वहाँ भेजा जाता है, वहाँ पर उनका स्क्रीनिंग मैमोग्राम होता है पहले, जो कि सिर्फ स्क्रीन करता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी है कि नहीं। हुँ, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है तो फिर उसको मज़ीद टेस्ट किया जाता है, उसके लिए हम डायग्नोस्टिक मैमोग्राम करते हैं, और अगर ज़रूरत हो अल्ट्रासाउंड एमआरआई भी किया जाता है। ओके, जब सस्पिशियस कुछ फाइंडिंग हो जो कि उनको पता चल जाता है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी बायोप्सी की जाती है कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस। हुँ, और हुँ, दूसरी ये भी होता है कि ब्रेस्ट कैंसर की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो सही, हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। जैसे हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, HER2 पॉजिटिव है, ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, सही, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हम डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट प्लान कैसा होगा। हुँ, क्या इसको पहले सर्जरी के लिए जाना चाहिए, या इसको पहले कीमो मिलनी चाहिए, या क्या प्रोसेस होगा, तो वो डिसाइड होता है। तो पहला, इन सिंपल वर्ड्स, आप स्क्रीनिंग के लिए जाएंगे, अगर कुछ आइडेंटिफाई हुआ तो वो मज़ीद टेस्ट करेंगे और बायोप्सी करके पता चलेगा कि क्या है सिलसिला। डॉक्टर साहब, एक तो जो आपने कहा कि स्क्रीनिंग तो उनकी होनी जिनको कोई साइन सिम्पटम्स नहीं है, बिल्कुल। है ना? और उसमें जब कोई जाएगा फैमिली फिजिशियन के पास या जी। खुद, अच्छा, खुद भी अगर इंसान कुछ चेक कर सकता है? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरे ख्याल में आपके पास घरों पे लोगों के पास लेटर्स भी आते हैं। ओके, हेल्थ जो भी हेल्थ अथॉरिटी है उनके तरफ से लेटर भी आ जाता है, सही, क्योंकि उनके डेटाबेस में होता है कि किनको कौन से उन एज पे पहुंच रही हैं खवातीन। तो हुँ, उनके पास, जैसे मेरे ख्याल में आप पैप स्मेयर के रिमाइंडर्स आते हैं, ऐसे मैमोग्राम के आ जाते हैं। सही, लेकिन उसके अलावा मैंने देखा यहाँ माशाल्लाह हमारे फैमिली फिजिशियंस को भी अब पता होता है, तो वो जब देखते हैं कि उनके जो पेशेंट्स हैं उस हुँ, एज ब्रैकेट में जा रहे हैं, तो वो उनको फिर रेफ़र कर देते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये घर पे अगर खुद का मुआयना किया जाए, खुद में चेंजेस नोट किए जाएँ, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन, उस पे कोई टिप्स देना चाहेंगी कि ख़वातीन लड़कियाँ क्या कर सकती हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं, अगर आपको कोई सिम्टम है तो आप उसके लिए दूसरा तो ये है कि आप फौरन अपने फैमिली फिजिशियन के पास चले जाएं, सही, राइट। जनरली अगर आप एग्जामिन करते हैं ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि पेशेंट्स अगर टू मच एग्जामिन करें ना, तो मैंने देखा वो एंग्जाइटी भी क्रिएट हो जाती है। ओके, तो मेरा ख्याल है कि अगर पीरियोडिक एग्जाम्स करते हैं अपने सेल्फ एग्जाम, इट इज़ फाइन। लेकिन उसके बाद अगर ज़रा भी आपको कोई कंसर्न है, तो द बेस्ट इज़ आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं, ताकि वो प्रॉपर एग्जाम करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस जल्दी शुरू करें। सेल्फ एग्जामिनेशन अगर आप कॉन्स्टेंटली और बार बार करते हैं, तो समटाइम्स इट्स अ सोर्स ऑफ एंग्जाइटी। ओके, या बट स्टिल इट इज़ गुड दैट इफ आई, आपको कुछ पता चल रहा है, तो द नेक्स्ट स्टेप इज डोंट वेट, जस्ट गो। सही। या अच्छा डॉक्टर साहब, ये जल्दी अगर पता चल जाएगा तो बेहतर है, जितना जल्दी पता चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब तो हम लोगों को, हम बहुत से स्क्रीनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं जिनको हम प्री कैंसर स्टेज बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू, आम जबान में उसको हम DCIS बोलते हैं। वो इवन प्री कैंसर स्टेज है, लेकिन सही, उसको भी हम सर्जरी और ट्रीटमेंट के साथ बिल्कुल अब ख़त्म कर देते हैं। तो और उसमें कीमोथेरेपी वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और वो स्क्रीनिंग से ही डिटेक्ट होता है, उसके कभी भी यूजली सिम्टम्स नहीं होते। तो स्क्रीनिंग से जितना अर्ली स्टेज है, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं। सही, स्टेज 1 जो है वो सबसे अर्ली स्टेज है, उसका क्योर रेट सबसे हाई है। जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं, स्टेज 4 अनफॉर्चुनेटली जब हो जाती है, वो इनक्योरेबल हो जाती है फ़िलहाल। सही, लेकिन वो जितनी-जितनी हमारे पास नई मेडिसिन्स आ रही हैं, अब उसका प्रोग्नोसिस बेहतर हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है क्योर नहीं है। और हुँ, प्रोग्नोसिस जो है वो अभी भी मतलब 3 साल इस तरह ही हम कोट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो हमारी कोशिश यही होती है, जब हम पहला, दूसरा और तीसरा स्टेज देख के पेशेंट्स देखते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह ये बाद में स्टेज 4 ना बन जाए। दैट्स ओके, द गोल, राइट। सही, अनफॉर्चुनेटली उसमें
कुछ लोग होते हैं जिनको हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं। और डॉक्टर साहब इसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन? बिल्कुल। तो अब ट्रीटमेंट का जो सिलसिला होता है ब्रेस्ट कैंसर का, मैं आपको एक एवरेज जो सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे हम जिसे बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव HER2 नेगेटिव, एक टाइप है। तो उसमें सबसे पहले अगर लंप सिर्फ ब्रेस्ट में है और अगर आर्म एक्सेला में, जिसे बगल बोलते हैं, उसमें सही। अगर छोटी सी गुठली है, वो असेस कर लिया जाता है डिफरेंट CT स्कैन से, अल्ट्रासाउंड से। और अगर उसकी सर्जरी पॉसिबल हो तो पहले सबसे स्टेप होता है कि सर्जरी से उसको निकाल दिया जाए। इस वाले कैंसर? बिल्कुल। सही। उसके बाद उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें उससे एग्जैक्ट उसकी स्टेजिंग पता चल जाती है, और स्टेजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कितने लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व थे, ट्यूमर का साइज़ क्या था। तो उससे हमें पता चलता है ये स्टेज 1 है, 2 है या 3 है। 3 तक की जो स्टेज होती है वो सिर्फ बगल के लिम्फ नोड्स में होती है। जब वो फैल के दूसरी जगह चला जाता है वो है स्टेज 4। ओके। तो स्टेज 3 तक जब वो पूरे लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं और ब्रेस्ट का ट्यूमर, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि 1 थी, 2, 3 के 3 स्टेज है। ओके। उसके हिसाब से फिर सेकंड स्टेप यूजुअली होता है, वो हमारे पास आते हैं और हम उनका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। आजकल बहुत से स्टेज 1 जो कैंसर्स आते हैं, जो कॉमनेस्ट टाइप है, अगेन हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, उसमें हमको कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सही। हम उनको सिर्फ एंटी हार्मोन ट्रीटमेंट्स देकर भी, मतलब वो उनका हो जाता है ट्रीटमेंट कंप्लीट। लेकिन हाँ, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है तो फिर हम डिपेंड करता है कि उनको कीमोथेरेपी देनी है या हार्मोन थेरेपी देनी है। अब अच्छी बात है कि अब हमारे पास बल्कि बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, तो अब हम इम्यूनोथेरेपी भी है, टारगेटेड थेरेपी भी है, तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। सही। और उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो डिपेंड करता है कि उनकी सर्जरी कैसी थी। अगर वो फुल मेस्टेक्टमी है या पार्शल है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट फिर उनको रेडिएशन दी जाती है। तो ये सारी टीम जो है इन्वॉल्व होती है कैंसर ट्रीटमेंट में, या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फिर उसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिससे मेरा ताल्लुक है, और फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। बड़ा सोशल मीडिया पे ये पिछले दिनों जो है ना मशहूर हुआ, हम तफसील में जाए बगैर असल बात पर आते हैं कि जी क्लेम ऐसे करना कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनसे कैंसर जो हैं वो ठीक हो जाना, और उसमें जो इलाज है, असल इलाज, उसका क्या रोल है, और ये जो बाकी जो दावे हैं उनका क्या रोल है, आप कह रही थी इस पे खुसूसन बात करना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल। ऐसा है कि मुझे इससे, या मुझे या किसी को भी इस बात से एतराज़ नहीं है कि आप, वही बात है, हेल्दी चीज़ें खाएं या जो आपको सही लगती हैं वो खाएं, लेकिन इसको लोगों के सामने ऐसे पेश करना कि जी इलाज सिर्फ इसी से हुआ है और बाकी ट्रीटमेंट्स का ना बताना, मुझे लगता है ये गलत है। इससे सही। जो होगा वो ये कि लोग जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट रोक देते हैं या जाते नहीं हैं, और बाय द टाइम वो जाते हैं इट इज़ टू लेट। सही। तो मुझे अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट से कोई एतराज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वो एविडेंस बेस्ड नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन फिर भी अगर कोई हेल्दी चीज़ें लेना चाहता है, हमारे पास भी बहुत से ऐसे मरीज़ आते हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स या नेचुरोपैथिक में बहुत वो कहते हैं। मैं उनको सिर्फ, हम ये कहते हैं कि आप अपनी चीज़ें हमें बता दें ताकि हम ये चेक कर लें कि उनका कोई हमारे ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन तो नहीं है। सही। ये एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे उसकी वजह से ऐसा ना हो कि हमारी ट्रीटमेंट या तो लेस इफेक्टिव हो जाए या मोर टॉक्सिक हो जाए, राइट? सही। अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स हमारे पास इस बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं होती इन अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी तक क्योंकि ये प्रूवन नहीं होती, इनका एविडेंस नहीं है, तो इनको ऐसे पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है लोगों के लिए कि सिर्फ इसी से इलाज हो गया। आप ज़रूर कहें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट साथ हेल्प आउट कर सकती हैं। आई वुड जस्ट स्टिक टू हेल्दी थिंग्स, राइट? सही। लेकिन ये कहना कि आपने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स नहीं ली थी, फिर ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, तो इसके मैं थोड़ा, मुझे एतराज़ होता है। सही। डॉक्टर के पास लाज़मी जाना है, जी। इलाज लाज़मी कराना है, उसके साथ जो चीज़ें अगर आपको सही लगती हैं, जो हेल्दी हैं, बिल्कुल। हेल्दी लाइफ़स्टाइल तो ज़ाहिर है, जी। आपने शुरू में भी कहा, वो तो अपनाना ही या है। कोई सप्लीमेंट्स भी आप लेना चाहते सही। हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें ताकि उनको पता चल जाए कि अगर वो कोई इलाज करें तो उनमें कोई इंटरेक्शंस नहीं हो। डॉक्टर साहब, ये आजकल बहुत सारे मसले मसाइल के पीछे जुड़ी हुई जी चीज़ होती है कि वो जी सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग, सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल जो है, तो ये बैठे रहना, ये जो, और आजकल के जो खाने हैं डब्बा पैक, इनका, एंड ये जो टेक वगैरह की इतनी चीज़ों पे भी लोग शक करते हैं कि यार कि इन चीज़ों से भी क्या बढ़ गया है या बढ़ हो सकता है ये कैंसर्स? बैठे रहने और जो अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स हैं, इससे हैं कैंसर्स थोड़े बहुत रिलेटेड, आई वो से, लेकिन उसमें बेसिकली वो आ जाता है कि ओबेसिटी से रिलेशन है। ओके। अब वो किसी भी तरीके से हो रही है, उससे रिलेशन है कैंसर्स का डेफिनेटली। और दूसरा आपने क्या पूछा था? ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह की चीज़ें राइट। इतनी लाइफ में आ गई हैं। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक कुछ उन्होंने, हम कोई प्रूवन नहीं है
सही। लेकिन मतलब हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है जिसको हम लिंक कर सकें टेक्निकली। मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लगेगा, उसके बाद हमें ज़्यादा पता चलेगा। कुछ बल्कि स्टडीज़ आई भी थी जिसमें था कि सेल फोन्स आर रिलेटेड टू ब्रेन कैंसर, बाद में उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला अभी। सही। तो हमारे पास कोई आई शुड से कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि लाइक आई कैंट से येस और नो आइदर वे। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिनको ख़ातीन में, लड़कियों में आपने कहा है चांसेस ज़्यादा, किसी किसी मेल को भी हो सकता है, तो इसलिए मैं ख़ातीन की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की, कि किस उम्र में उनके पीरियड शुरू हुए हैं, कब मेन्यूपॉज हुआ है, कब शादी हुई, कब बच्चा हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग कराई या नहीं कराई, इन चीज़ों का भी क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल है, इन सब चीज़ें ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब वो आते हैं और हम हिस्ट्री लेते हैं। जैसे आपको बताया कि बेसिकली ये रिलेटेड होता है आपके बॉडी का एस्ट्रोजन एक्सपोजर से। तो अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, अगर चाइल्ड बर्थ नहीं हुई तो इसका मतलब है आपका वो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन वाला फेज नहीं आया, तो इन सब से आपका एस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ जाता है। और यही रिलेटेड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी, और यही रिलेटेड है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी। तो सही। इसका भी एक इंक्रीज रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगेन मैं ये इसकी वजह से मैं ये कभी लोगों को नहीं कहती कि आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव या एचआरटी नहीं लें। अगर आपको नीड है, ज़रूरत है, तो अपने डॉक्टर से बात करके डेफिनेटली रिस्क और बेनिफिट्स वो करके ज़रूर लें। सही। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें लिंक्ड हैं, दे इंक्रीज द रिस्क। और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं जिनके आपने बिल्कुल, नाम लिए, एस्ट्रोजेंस तो जी। ये तो ज़िंदगी का मतलब हिस्सा है, नेचर बिल्कुल। ने बनाया ही तो ऐसे है। इसीलिए तो हमारी एक ट्रीटमेंट यही होती है कि जिनको इस तरह के होते हैं हम उनको एंटी हार्मोन ट्रीटमेंट कहते हैं या एंडोक्रीन ट्रीटमेंट कहते हैं, जिसमें हम एस्ट्रोजेंस बिल्कुल उनकी बॉडी से डिप्लीट कर देते हैं। दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। जो इन्होंने बातें अब तक की, बहुत सारी कैंसर्स के हवाले से, उसी में जो बहुत सारे जवाबात मिल गए, लेकिन एक सवाल जो एक हमारे लिसनर जो उनका भी अभी मैं इनके सामने पेश करता हूँ। जो लोग हमारे सामने, कुछ के मैंने नाम लिए, हरसिमरन सिंह जी हैं, सज्जाद हसन जी हैं, ज़िया साहब हैं, मुनीब जी हैं, अच्छा सीमा अहमद साहिबा के साथ साथ महमूना का एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, कि जो ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर्स के हवाले से, जो अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी ना, कि किसी कज़न का पता चलता है, किसी की वाइफ का पता चलता है, यानी किसी ना किसी का आप सुनते रहते हो। ये ब्रेस्ट कैंसर जो है, और सोशल मीडिया की वजह से तो उस दुनिया और इस दुनिया को बिल्कुल खबरें एक हो गई ना, सबका सब पता चल जाता है। तो एक घबराहट, एक खौफ जो है, तो इन्होंने अपनी फैमिली में किसी का ये मुख्तसरन ज़िक्र करके पूछा कि मर्ज़ बहुत ख़तरनाक है, लेकिन वो जब पता चलता है और वो जो ज़हन पे तारी हो जाता है ना, उसका उसका भी कोई तरीका है कि कुछ उनको हिम्मत दी जाए, हौसला दिया जाए, कैसे ये मसले को हल किया जाए? डर जो है। नहीं भी ये बहुत एक अच्छा सवाल है और मैं एग्री करती हूँ कि इसके एक फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं और एक मेंटल इफेक्ट्स होते हैं। काउंसलिंग मेरे ख्याल में उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे बीसी कैंसर में टीम्स होती हैं जिसको हम कहते हैं पेशेंट एंड फैमिली काउंसलिंग टीम्स। तो सही। हमें जिनको लगे कि जो लोग बहुत एंग्शियस या एंग्जाइटी है, हम उनको रेफ़र कर देते हैं। वो और सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तो उससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। उसके अलावा फैमिली फिजिशियंस भी हमारे साथ शामिल होते हैं। वो अगर एंग्जाइटी ज़्यादा है तो दे कैन ट्रीट। हमारे पास, हम उनको अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं जिनको हम रेफ़र कर देते हैं, सही। सपोर्ट ड्यूरिंग सही। द ट्रीटमेंट। और हम ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हम पेशेंट्स की फैमिलीज़ फै- को भी सपोर्ट करते हैं, सही। क्योंकि ये जो डायग्नोसिस जैसे आप कह रहे हैं पेशेंट को तो अफेक्ट करता है, लेकिन साथ फैमिलीज़ को भी बहुत अफेक्ट करता है। तो यहाँ हमारे पास तो ये सहूलत है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको सपोर्ट करें, मेंटली भी और फिजिकली, जो हम उनके साथ कर चल रहा होता है सिलसिला। डॉक्टर साहब, ये जो खौफ है या जो इसके असरात हैं, इससे नतीजे में भी फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई पेशेंट जो है हिम्मत के साथ खुशी खुशी है, और एक जो है बिल्कुल ही घबराया, खौफ का मारा, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है कि रिज़ल्ट क्या निकलेगा इलाज का? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पड़ता है। सही। जो लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, देखें जी, अब जो ट्रीटमेंट्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि डिजीज़ अग्रेसिव है तो ट्रीटमेंट्स भी अग्रेसिव ही होती हैं। लेकिन जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो और जिनको फैमिलीज़ की सपोर्ट हो, सही। उनके आउटकम्स, हमारा अपना एक्सपीरियंस है कि दे आर बेटर। जिनका साथ ऐसी सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो आई वुड डेफिनेटली से कि एक सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव। बहुत ज़रूरी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। जो लोग, बाज़ दफ़ा ऐसे भी लोग होते हैं जो इन मुल्कों में जिनके साथ ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं हैं और वो है, तो फिर वो लोग बल्कि हमसे लेटर्स लेते हैं ताकि अपनी फैमिलीज़ को बुलवा सकें। सही। तो हम बहुत इनकरेज करते हैं कि एटलीस्ट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट अगर उनके पास फैमिली मेम्बर्स आ जाएँ। सही। डॉक्टर साहब, अभी ऑफ एयर जब हमारी बात हो रही थी और आपने फरमाया कि जो पेशेंट है, स्क्रीनिंग हुई
तो पेशेंट को ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि उनको किस टाइप का अगर तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो किस टाइप का है। तो ये जानने से मतलब डॉक्टर को तो जानना ज़रूरी है, पेशेंट को क्यों जानना ज़रूरी है, उससे क्या फ़ायदा होगा? पेशेंट को जानना इसलिए ज़रूरी है कि उस यहाँ मतलब हम जब पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, उसमें पेशेंट बहुत शामिल होता है, राइट? सही। तो जब हमें ब्रेस्ट कैंसर की टाइप है, ज़ाहिर है पता तो पहले डॉक्टर को ही चलती है। तो जब सबसे पहले रिपोर्ट जिसने बायोप्सी की है, यूजुअली वो सर्जन्स होते हैं, उनके पास जाती है। सही। जब उनको अब ब्रेस्ट कैंसर की मेनली आप समझें कि जो मेन टाइप्स हैं वो 3 तरह का है। सही। उसमें से एक जो कॉमनेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें सर्जरी पहले की जाती है, लेकिन रीसेंट एविडेंस जो है अब वो सपोर्ट करता है कि जो बाकी 2 टाइप्स हैं जिसको हम ट्रिपल नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव कहते हैं, उसमें पहले कीमोथेरेपी की जाती है। तो ओके। पेशेंट को उस वक़्त वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जी मेरी फैमिली में तो उसकी पहले सर्जरी हुई थी, मेरी क्यों हो रही है? तो ये उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है कि जी आपका कैंसर शायद उनसे डिफरेंट है और अब इस तरह ये बेस्ट एविडेंस है कि इसको ऐसे ट्रीट किया जाए। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं इनकी ट्रीटमेंट्स भी अब मुख्तलिफ हैं, सही। जिसमें मैंने आपको बताया कि कीमोथेरेपी शामिल होती है, इम्यूनोथेरेपी शामिल होती है, टारगेटेड थेरेपी शामिल होती है और एंडोक्रिन थेरेपी शामिल होती हैं। सही। इसके अलावा भी एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स वगैरह हैं, लेकिन मेन ये क्लासिफिकेशंस हैं। तो इस वजह से पेशेंट को ये पता होना कि मेरी टाइप क्या है, इट इज़ मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली उनको ये पता अपनी डॉक्टर से बात करके ही चल सकता है। तो कैंसर्स के हवाले से जनरली तो बात हुई, ठीक, और ख़ास तौर पे ब्रेस्ट कैंसर्स के हवाले से बात हुई कि किस तरह से ये पता चल जाए, जल्दी पता चल जाए, वक्त से पहले भी पता चल जाए स्क्रीनिंग के ज़रिए कि भाई किसी को है तो नहीं। डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि अगर डॉक्टर साहब फैमिली में वैसे जो रिस्क फैक्टर में एक जिक्र था, तो किन किन रिश्तों का ये होना चाहिए कि किसी को था तो इंसान ज़्यादा इस बारे में सीरियस जी, हो, वो क्या? आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जैसे कि आपके मदर, सिबलिंग्स और या फिर आपकी डॉटर। सो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर आपकी हिस्ट्री है तो फिर आपको रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो उसमें फिर आपको ज़रूर और अपने फैमिली डॉक्टर से बात करके अपनी स्क्रीनिंग का वो करना होता है। ये हाई रिस्क फैक्टर्स में आ जाती है। सही। अच्छा, एक तो मैं सुनने देखने वालों को बताऊं कि भाई बहुत शुक्रिया जैसे डॉक्टर साहिबा आई हैं। तो ये जो हम रेड एफएम पे हमारा हेल्थ शो करते हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस यानी कि BCAPP बी कैप और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन कनाडा APPIC एपिक, इनके साथ मिल के हम करते हैं। तो जी बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक लफ्ज़ जो हमने कैंसर का सी से जो है ना कि ख़तरा है, ये इसी तरह एक और सी से जो वर्ड है जो कीमो है, ये सुनते हैं और लगता है कि बस अब तो बस सब ख़त्म हो गया। जी। इस पे कुछ कहिएगा प्लीज़। आ, और टू अ सर्टेन लेवल मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि कीमोथेरेपी जो है वो कोई उसके साथ भी एक स्टिग्मा अटैच्ड है और इट इज़ एन एग्रेसिव ट्रीटमेंट। लेकिन वो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्योंकि इट्स एन एग्रेसिव डिजीज सो यू हैव टू ट्रीट इट एग्रेसिवली। सही। कीमोथेरेपी बेसिकली जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की मेडिकेशंस हैं और गोल ये होता है, उनका मेन गोल जो है ज़्यादातर का वो ये होता है कि वो बॉडी में जो रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं उनका खात्मा करती हैं, सही। राइट? हाउएवर ऐसा करने में ज़ाहिर है वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी अफेक्ट करती हैं, ख़ास तौर पे वो सेल्स जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं, जिसमें हमारे हेयर फॉलिकल्स आते हैं या हमारे वाइट ब्लड सेल्स आते हैं या ब्लड प्रोड्यूसिंग सेल्स आते हैं या हमारी गट की पूरी म्यूकोजा आती है। सही। इसी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि पेशेंट्स को लगता है कि ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़देही बाज़ दफ़ा होते हैं। लेकिन अब जो नई मेडिकेशंस हैं जिसे हम सपोर्टिव मेडिकेशंस कहते हैं, उनकी वजह से बहुत बेहतरी आ गई है इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने की। सही। दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट्स कीमो पे होते हैं उनके ऊपर हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनका ब्लड वर्क भी और उनके सिम्टम्स भी, और जहाँ हमें लगता है कि डोजेज़ एडजस्ट करने की ज़रूरत है या सपोर्टिव मेडिकेशंस की या उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, तो वो सब सहूलतें मौजूद होती हैं। तो मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर पे अगर आप यंग हैं और वैसे आप फिट हैं, तो मोस्ट पीपल जो हैं वो आजकल कीमोथेरेपी टॉलरेट कर सकते हैं। सही। डेफिनेटली अगर आपको कोमोर्बिडिटीज़ हैं या फिर आपकी सीनियर्स में आते हैं तब भी हम दे सकते हैं, लेकिन फिर और ज़्यादा आपको थोड़ा ख़तरा होता है साइड इफ़ेक्ट्स का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट आई विल से, साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं।
हाउएवर सम कीमोथेरेपीज डेफिनेटली ऐसी होती है जिनका बहुत स्मॉल रिस्क होता है, सम इरिवर्सिबल टॉक्सिसिटीज़ का भी। लेकिन एज आई सेड, क्योंकि ख़तरा इतना इसका ज़्यादा होता है वापस आके इनक्योरेबल होने का, कि ये जो 4-6 महीने होते हैं अगर ये गुजर जाएं तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। कीमोथेरेपी तो वैसी ही रहेगी, लेकिन हाँ, उसको मैनेज करने का अब तरीके जो है वो वक्त से बेहतर होते चले जा रहे हैं। बेहतर हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा रिवर्सिबल हैं, तो मतलब जैसे बाल गिर गए फिर आ जाएंगे? बिल्कुल, जब कीमोथेरेपी ख़त्म होती है तो बाल जो हैं वो वापस आ जाते हैं। ब्लड काउंट्स एक्चुअली आपके कीमोथेरेपी जब ट्रीटमेंट हो रही होती है उसके दौरान नीचे जाते हैं, लेकिन वो जब हम आपको दूसरी ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं उससे पहले पहले वो रिकवर कर जाते हैं। ओके। तो ये चीज़ें साइक्लिकल होती हैं, नीचे जाती हैं, खुद ही ऊपर आती हैं, हम उनको मॉनिटर करते हैं। अगर किसी की किसी वजह से नहीं आ रही तो हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फिर ये कहूँगी कि हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हाँ, बाज़ दफ़ा कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, मतलब आज जो जहाँ पर रिसर्च पहुँच गई, जहाँ पे दवाएं पहुँच गई हैं, इलाज का तरीका और सब जो कामयाबी पहुँच गई है, तो ये कह सकते हैं कि मतलब अगर स्क्रीनिंग होती रहे और जल्दी पता चल जाए तो बहुत सारे लोगों को कैंसर मतलब बिल्कुल ही ठीक हो जाए जैसे पहले था और आगे नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल, अगर स्टेज, इट्स ऑल स्टेज कम्स पे डाउन है। टू स्टेज, राइट? अगर आपकी अर्ली स्टेज है तो जैसे अगर स्टेज 1 कैंसर है तो अब आपका 90% क्योर रेट है, राइट? तो वाह, इट्स सही है। हाई। फिर भी 10% को होगा, लेकिन 90% लोगों को नहीं वापस होगा। सही। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेज एंड दीज थिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं और कहना प्लीज। चाहूँगी यहाँ पर, कि आजकल शायद सुना भी हो कि आजकल बहुत प्रिसिशन मेडिसिन का चर्चा हो रहा है। सही। और उसका मतलब ये कि हम कोशिश यही हो रही है कि आप ऐसी ड्रग्स निकालें जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ कैंसर सेल्स को टारगेट करें और आपके नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट नहीं करें। तो उनसे ये होगा कि आपके ज़ाहिर है साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कम होते चले जाएंगे। सही। इस चीज़ पे बहुत रिसर्च हो रही है। अब हमारे पास काफ़ी सारे ड्रग्स आ गए हैं, लेकिन ये वही बात है, हर एक के लिए नहीं होते। हमको टेस्टिंग करनी होती है जिसके अंदर वो स्पेसिफिक म्यूटेशंस होती हैं, उनको, इसी को हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। फिर उनको हम ये टारगेटेड थेरेपीज़ दे सकते हैं। तो अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रिसर्च हो रही है, कोशिश यही है कि हम कैंसर सेल्स को, सिर्फ कैंसर सेल्स को ही एड्रेस करें, टॉक्सिसिटीज़ कम करते रहें और सर्वाइवल बेहतर करते रहें। सही। दिस इज़ द डॉक्टर साहब, आखिरी कुछ अभी मिनट हैं बाकी, तो जो आप दोहराना चाहें कुछ ख़ास बातें जिनमें ये भी कि जैसे अगर कोई वेबसाइट वगैरह हो, कोई जैसे फ़ातिमा अफ़ज़ल साहिबा का सवाल एक है कि वैसे सुनते हैं कैंसर का इलाज बड़ा महंगा है और कनाडा में कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टेज के हवाले से भी लोग सोचते हैं जैसे एमरजेंसी का कि जी अभी बारी आएगी नहीं आएगी। तो ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग और फिर इलाज में, इसमें भी कोई इस तरह की मुश्किल है या इसमें स्ट्रीमलाइन है, मतलब सही है? वेट टाइम्स हैं सही। डेफिनेटली। सही। कैंसर का इलाज मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स रियली एक्सपेंसिव। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फुली यहाँ पर कवर्ड है। तो सही। ये किसी को भी बिल्कुल भी कैंसर की मेडिकेशंस के लिए पे नहीं करना पड़ता। समटाइम्स सपोर्टिव मेडिकेशंस के लिए करना पड़ता है, बट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ ऑल फ्री इन बीसी एंड मोस्ट ऑफ कनाडा। सही। तो ये एक है, यहाँ पर सहूलत है मौजूद। डॉक्टर साहब, कोई कोई रिसोर्स वेबसाइट या कोई ऐसा? तो बीसी कैंसर की वेबसाइट पे पेशेंट्स का जो पोर्टल है उस पे जाके जनरल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा कैंसर केयर ओंटारियो की है, आप कैनेडियन कैंसर गाइडलाइंस देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक एसोसिएशन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, जिसको हम एस्को बोलते हैं, उसकी गाइडलाइंस होती हैं। उन सब गाइडलाइंस के साथ पेशेंट पोर्टल्स भी होते हैं। तो जाके ओके। पेशेंट अपने, मतलब एक तो फिजिशियंस के लिए होती हैं और एक जनरल पब्लिक के लिए होती हैं। तो ये रिसोर्सेज जो हैं ये रिलायबल रिसोर्सेज हैं। इन सही। पे आप इंफॉर्मेशन हासिल करें, वो बेहतर है, बजाय आप वैसे ही इंटरनेट पे रिसर्च करें। सही, सोशल मीडिया पे किसी के बिल्कुल दावों के पीछे ना जाएं। नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि शो के आखिरी कुछ 2 मिनट रह गए हैं, तो जाते जाते वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन अगर कुछ दोहराना है, कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। दोहराना ये है कि इस बात में कोई शक नहीं है, और ना मैं किसी को इस बात से, मैं आई एक्नॉलेज कि कैंसर का डायग्नोसिस जो है वो अभी भी मतलब है, लोगों के लिए बहुत पेनफुल है, नॉट ओनली फॉर द पेशेंट, उनकी फैमिलीज़ के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो फिर ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करके और इलाज शुरू कराएं, और एविडेंस बेस्ड इलाज कराएं।
और स्क्रीनिंग, अगर मतलब जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं कह सकती हूँ या कोलोन कैंसर के लिए कह सकती हूँ कि जिन जिन के स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स मौजूद हैं, तो उनके लिए तो आप डेफिनेटली एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग्स पे फोकस करें, ताकि और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हेल्दी लाइफस्टाइल, फिजिकल सही। एंड मेंटल, खुश रहें। और जो हो गया सो हो गया, इंशाल्लाह उससे डील हो जाएगा, परेशान ना हो। और फैमिलीज़ होनी चाहिए करीब सपोर्ट करने के लिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए, और अपनी हेल्थ केयर टीम पे भरोसा होना चाहिए। जनाब, ऊपर वाला सब पे करम करे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तहमीना आसिफ साहिबा, ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारे साथ थी आज हमारा हेल्थ शो में। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जनाब, अब चूंकि ये शो हुआ तकरीबन ख़त्म, तो यूं ही सुनते रहिएगा रेड एफएम। अब अगले शो तक के लिए शहजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।